जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। तो अपन जिलों के बारे में महत्वपूर्ण, उदयपुर के अंतर्गत कौन सी जिले थी, माउंट आबू के अंतर्गत, सिरोही के अंतर्गत झील के बारे में बात करिए, अजमेर जिले के अंतर्गत कौन सी जिले थी। तो महत्वपूर्ण जिलों के बारे में जो मीठे पानी की जिले थी उनके बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। अब अपन क्या है कि महत्वपूर्ण और भी जो जिले हैं जिसके अंतर्गत अपन शामिल कर सकते हैं और कौन से जिले के अंतर्गत कितनी जिले आ रही है उसके बारे में मुख्य बातों को अध्ययन के अंतर्गत लेते हुए आगे अपन बात करते हैं। कायलाना झील। कायलाना झील, तो ये कायलाना झील कहाँ पर पड़ती है? कायलाना झील पड़ती है जोधपुर में। कहाँ पर पड़ती है कायलाना झील? जोधपुर में पड़ती है। और इसको क्या करते हैं? कहते हैं इस झील को सर प्रताप सागर भी कहते हैं। सर प्रताप सागर भी, कायलाना झील को सर प्रताप सागर झील भी कहते हैं। और ये कहाँ पर पड़ती है? जोधपुर जिले के अंतर्गत पड़ती है। इसका निर्माण किसने करवाया था? सर प्रताप सिंह ने, जोधपुर के शासक थे सर प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और कब करवाया था? 1872 में। कब करवाया था? 1872 में। और ये एकमात्र झील है जिससे आईजीएनपी जुड़ी हुई है। आईजीएनपी से जुड़ी हुई झील। इंदिरा गांधी नहर जो है परियोजना, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट है, उसके अंतर्गत से जो जुड़ी हुई झील है वो कौन सी है? एकमात्र कायलाना झील है जो कि आईजीएनपी के द्वारा जुड़ी हुई है। यानी कि इसका जो जल है वो कौन सी झील में जाता है? कायलाना झील के अंतर्गत भी इसका जल जाता है। आईजीएनपी का जल, इंदिरा गांधी नहर कैनाल प्रोजेक्ट है, उसका जल कायलाना झील के अंतर्गत भी जाता है। तो कायलाना झील को जोधपुर में है, इसको सर प्रताप सागर झील भी कहते हैं। निर्माण सर प्रताप सिंह ने 1872 में करवाया था और ये आईजीएनपी से जुड़ी हुई एकमात्र झील है। एक जोधपुर में ये हो गई, एक दूसरी जोधपुर में बालसमंद झील और है। बालसमंद जोधपुर के अंतर्गत एक है बालसमंद झील है और है, जिसका निर्माण क्या है? किसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण इसका 1159 में बालक राव प्रतिहार शासक था। ये प्रतिहार शासक द्वारा इसका निर्माण है वो बालसमंद झील का निर्माण 1159 में किसने करवाया था? बालक राव प्रतिहार शासक ने इसका निर्माण करवाया था। अब इसके किनारे पर क्या क्या चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट बात है। किनारे पर क्या क्या चीज है? इसके ऊपर, इसके किनारे पर तीन मुख्य चीज है। एक तो जनाना बाग है और एक बारादरी है। एक है जनाना बाग जिसका निर्माण सूरसिंह ने करवाया था, जोधपुर शासक सूरसिंह ने करवाया था। एक बारादरी है, बारादरी, इसका निर्माण भी सूरसिंह ने करवाया था। और एक इसके किनारे पर माचिया सफारी मर्गवन, इसके किनारे पर माचिया सफारी मर्गवन भी किसके किनारे पर है? बालसमंद झील के किनारे पर है। तो जोधपुर के अंतर्गत दो झीलें हो गई, एक कायलाना झील हो गई और एक बालसमंद झील हो गई, जिसका निर्माण 1159 में बालक राव प्रतिहार शासक ने करवाया था। और इस झील के किनारे पर एक तो जनाना बाग है जिसका निर्माण सूरसिंह ने करवाया, एक बारादरी है जिसका निर्माण सूरसिंह ने करवाया, और एक माचिया सिफारी मर्गवन अभ्यारण्य भी किसके किनारे है? इसी के किनारे है। माचिया सिफारी मर्गवन भी बालसमंद झील के किनारे है। तो ये जोधपुर के अंतर्गत जो शामिल थी वो दो जिलों का मुख्य रूप से वर्णन आता है और इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो अपन ने शामिल कर ली। अब अपन बात करते हैं बीकानेर की। बीकानेर में 4 झीलों का नाम आता है, झील या तालाब जिसको अंतर्गत शामिल कर सकते हैं अपन। तो सबसे पहले जो नाम आता है वो कोलायत का आता है। बीकानेर में कोलायत झील,
कोलायत झील कहाँ पर पड़ती है? बीकानेर के अंतर्गत पड़ती है। इसे मरुस्थल का सुंदर उद्यान भी कहते हैं। कोलायत झील को क्या कहते हैं? फैक्ट के बारे में बात करें तो मरुस्थल का सुंदर उद्यान भी इसको कहते हैं। और मरुस्थल का सुंदर उद्यान के अंतर्गत एक जब अपन पढ़े थे उसके बारे में पढ़ा था, मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसमें एक नाम आया था नखलिस्तान। ये नखलिस्तान का उदाहरण भी है। नखलिस्तान, नखलिस्तान किसे कहते हैं कि रेगिस्तान के अंतर्गत क्या है कि बार बार चारों तरफ जो क्षेत्र होता है वहां पर क्या होता है कि ऊंचे ऊंचे टीले होती है और बीच में एक क्या है कि तालाब हो जाता है और तालाब के चारों ओर एक सुंदर हरियाली विकसित हो जाती है। उसको क्या कहते हैं? नखलिस्तान कहते हैं। और इसीलिए ये मरुस्थल का सुंदर उदाहरण है। तो ये नखलिस्तान का भी उदाहरण है। जो ये कोलायत झील है वो एक मरुस्थल के अंतर्गत है, नखलिस्तान का भी उदाहरण है। और इसके अंतर्गत फैक्ट क्या हो जाएगा? ये कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। कपिल मुनि की तपोस्थली भी है। ये कपिल मुनों की तपोस्थली भी है। यहां पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है और मेले में दीपदान की परंपरा है। एक तो पुष्कर में परंपरा है और दूसरी दीपदान परंपरा कोलायत में है। दूसरी दीपदान परंपरा कहां पर है? कोलायत में है। एक यहां पर फेमस करणी माता का मंदिर भी है। करणी माता का मंदिर भी है। करणी माता है वो चारण जाति की क्या है कि वो है अपने कुल देवी है। परंतु ये जो मंदिर है कोलायत के अंतर्गत, इस मंदिर के अंतर्गत या फिर ये जो झील है कोलायत झील के अंदर चारण जाति इसका दर्शन करने के लिए नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? कि करणी माता का जो पुत्र था वो इस कोलायत जो झील थी उसके अंतर्गत डूब गया था और फिर उसने अपनी जान दे दी थी, वो यहाँ पर खत्म हो गया था। तब चारण जाति के लोग क्या है कि कोलायत झील का दर्शन करने के लिए नहीं जाते। चारण जाति कोलायत झील का दर्शन नहीं करती है। करणी माता का मंदिर है फिर भी वहां पर क्या है कि चारण जाति के लोग इस झील का दर्शन नहीं करते हैं। तो ये कोलायत जो झील है वो बीकानेर में है। मरुस्थल का सुंदर उद्यान भी कहते हैं। नखलिस्तान का उदाहरण भी है। कपिल मुनों की तपस्थली भी है। कार्तिक पूर्णिमा को बड़ा मेला लगता है और दीपदान की परंपरा है। करणी माता का मंदिर है परंतु चारण जाति के लोग इस झील का दर्शन नहीं करते। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसके अंतर्गत हो जाएगी। और बीकानेर जिले के अंतर्गत दूसरी झील हो जाएगी गजनेर झील। दूसरी झील कौन सी हो जाएगी? गजनेर झील हो जाएगी, जिसे पानी का शुद्ध दर्पण भी कहते हैं। गजनेर झील को क्या कहते हैं? पानी का शुद्ध दर्पण, यानी इसका पानी बहुत शुद्ध और साफ है, इसलिए इसे पानी का शुद्ध दर्पण भी कहते हैं। ये कौन से जिले में पड़ती है? बीकानेर में। इसके बारे में और कोई खास बात नहीं है, सिर्फ नाम याद रखना है कि गजनेर झील को पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं और ये बीकानेर जिले के अंतर्गत पड़ती है। एक अनूप सागर झील, अनूप सागर झील या तालाब कह सकते हैं, यह भी कहां पर पड़ता है? बीकानेर में। एक सूर सागर झील जो गढ़ है जूनागढ़ का सामने इसका, ये है सूर सागर झील और ये भी कहां पड़ती है? बीकानेर में। तो 4 जिले हो गई मुख्य रूप से कोलायत, गजनेर झील, अनूप सागर और सूर सागर कहां पर पड़ती है? बीकानेर के अंतर्गत पड़ती है। तो अब अगर और अपन बात करते हैं कि कौन से जिले के अंतर्गत मुख्य झील कौन सी है, वो अपन ले लेते हैं। तो एक सिलीसेड झील है वो अलवर के अंतर्गत पड़ती है, उसकी बात करते हैं। सिलीसेड, सिलीसेड झील ये कहां पर पड़ती है? सिलीसेड झील अलवर में।
कौन से जिले के अंतर्गत पड़ती है? अलवर में पड़ती है सिलीसेट झील। इसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है सिलीसेट का? राजस्थान का नंदन कानन। इसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं। कौन सी झील को कहते हैं? सिलीसेट झील को राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं। और इस झील के अंतर्गत एक क्या चीज है? लेक प्लेस होटल है। क्या है इस झील के अंतर्गत? लेक प्लेस होटल। लेक पैलेस होटल भी इसके अंतर्गत है, संचालित है। झील किनारे क्या है? इस झील के किनारे क्या चीज है, खासियत है? वो क्या है? शाही महल भी है और एक शिकारगाह भी है। इस झील के किनारे शाही महल, शाही महल भी है और दूसरा शिकारगाह है। शिकारगाह है। कौन सी झील के किनारे है? सिलीसेट झील के किनारे है, अलवर में। और इन दोनों का निर्माण किसने करवाया था? विनय सिंह ने। अलवर महाराणा विनय सिंह ने करवाया था और 1845 के अंतर्गत करवाया था। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब आगे और अपन बात करते हैं। एक झील आती है डूंगरपुर में, गेब सागर। सिलीसेट अलवर के अंतर्गत, इसी को याद रखना है। एक आती है गेब सागर। गेब सागर को एडवर्ड झील भी कहते हैं। एडवर्ड, इस झील को क्या कहते हैं? एडवर्ड झील भी कहते हैं। एडवर्ड, गेब सागर या एडवर्ड, ये कहां पर पड़ती है? डूंगरपुर में। इस झील का निर्माण किसने करवाया था? महारावल गोपीनाथ ने। गोपीनाथ ने इस झील का निर्माण करवाया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? गेब सागर झील कहते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। झील के अंतर्गत क्या है? झील में बादल महल है। इस झील के अंदर क्या है? बादल महल एक बना हुआ है इस झील के अंतर्गत। ये अपने को ध्यान में रखना है। और इसके किनारे पर क्या चीजें हैं? गेब सागर के किनारे पर, इसके किनारे पर तीन चीजें मुख्य रूप से मानी जाती है। एक तो इसके अंतर्गत उदय विलास महल है। कौन सा है? उदय विलास महल। उदय विलास महल है। दूसरा इसके अंतर्गत हो जाता है अपने पास राजराजेश्वर मंदिर है। राजराजेश्वर मंदिर है। और तीसरा यहां पर विवेकानंद स्मारक है। विवेकानंद स्मारक है। तो गेब सागर है, जिसको एडवर्ड झील भी कहते हैं, ये कहां पर पड़ती है? डूंगरपुर में पड़ती है। निर्माण महारावल गोपीनाथ ने करवाया था। झील में बादल महल है, झील के अंतर्गत है बादल महल है। और झील के किनारे पर उदय विलास महल है, विवेकानंद स्मारक है और राजराजेश्वर मंदिर है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब और अगर अपन बात करते हैं कौन सी जिलों के अंतर्गत, कुछ महत्वपूर्ण जिलों के अंतर्गत, तो आगे अपन बात करते हैं 12 जिले के अंतर्गत। 12 जिले के अंतर्गत 2 जिले मानी जाती है। तो सबसे पहले 12 जिले के अंतर्गत बात करते हैं, वो हो जाएगी अपने नवलखा झील। नवलखा झील ये तारागढ़ की तलहटी में पड़ती है। तारागढ़ की तलहटी में पड़ती है। कहां पर पड़ती है? तारागढ़ जो है बूंदी का जो किला है उसको भी मतलब तारागढ़ कहते हैं। और मतलब एक तारागढ़ कहां पर पड़ता है? अजमेर में भी पड़ता है। तो बूंदी के अंतर्गत जो है तारागढ़, उसकी जो है जो मतलब तलहटी है, उसके अंतर्गत कौन सी झील पड़ती है? नवलखा झील पड़ती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? बस इतना ही ध्यान में रखना है। निर्माण करवाया था उम्मेद सिंह ने, राव राजा उम्मेद सिंह ने निर्माण। बूंदी के महाराणा राव राजा कहलाते थे। राव राजा उम्मेद सिंह ने इसका निर्माण
करवाया था। नवलखा झील तारागढ़ की तलहटी बूंदी में है और इसका निर्माण राव राजा उम्मेद सिंह ने करवाया था। एक कनक सागर झील और है बूंदी के अंतर्गत, कनक सागर झील है। इसको क्या कहते हैं? दुगारी बांध भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दूसरा नाम इसका दुगारी बांध, दुगारी बांध झील भी इसको कहते हैं। और ये कहां पर पड़ती है? बूंदी में पड़ती है। तो ये अपने को मुख्य रूप से नाम याद रखने हैं। और कुछ झीलें और है, उनका सिर्फ अपने को नाम ही ध्यान में रखना है, कौन सी जिले के अंतर्गत है, कौन सी झील है। मुख्य वर्णन करने वाली जो झीलें थी उसको अपन ने शामिल कर लिया है। अब अपन वो झीलें लेते हैं जो सिर्फ उसका नाम अपने को ध्यान में रखना है। आगे अपन जैसलमेर के अंतर्गत बात करते हैं। जैसलमेर के अंतर्गत कौन कौन सी झील है, जैसलमेर जिले के अंतर्गत बात करते हैं। तो इसमें 3 झीलें आती है। एक तो गढ़सीसर, एक तो गढ़सीसर झील आ जाएगी। और दूसरी इसके अंतर्गत अपने पास हो जाएगी अमर सागर झील। कौन सी हो जाएगी? अमर सागर झील हो जाएगी। और तीसरी हो जाएगी बुद्ध झील, बुद्ध झील जिसमें काकनी या फिर मसूरदी नदी गिरती है। वो कौन सी झील है? बुद्ध झील। तो जैसलमेर जिले के अपने पास कितनी झील हो जाएगी? गढ़सीसर हो गई, अमर सागर हो गई और बुद्ध झील हो गई। जैसलमेर के अंतर्गत अपने पास 3 झीलें शामिल हो जाती है। आगे अपन बात करते हैं बुढ़ा जोड़ झील। बुढ़ा जोड़ झील ये कहां पर पड़ती है? ये श्री गंगानगर में पड़ती है। और ये राजस्थान के अंतर्गत सबसे बड़ा गुरुद्वारा भी माना जाता है, गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़। और वहाँ पर क्या है कि प्रसिद्ध मेला भी भरता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो बुढ़ा जोड़ झील है वो कहाँ पर पड़ती है? गंगानगर के अंतर्गत पड़ती है। हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत 2 झील पड़ती है। तलवाड़ा झील ये भी हनुमानगढ़ में पड़ती है। और दूसरी झील पड़ती है बडोपल झील। बडोपल झील ये भी कहां पर पड़ती है? हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत पड़ती है। तो जैसलमेर के अंतर्गत 3 झीलें हैं, गढ़सीसर, अमर सागर और बुद्ध झील। गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ जिसको अपन कहते हैं बुढ़ा जोड़ झील है वो श्री गंगानगर में पड़ती है। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में पड़ती है और बडोपल झील हनुमानगढ़ में पड़ती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। एक आनंद सागर झील, आनंद सागर झील ये बांसवाड़ा में पड़ती है। आनंद सागर झील कहां पर पड़ती है? बांसवाड़ा में पड़ती है। और एक देलाव तालाब, एक है देलाव सागर, देलाव सागर। एक दूसरी कौन सी पड़ती है? देलाव सागर ये भी बांसवाड़ा में पड़ती है। इन जिलों के अपने सिर्फ जिला और नाम ध्यान में रखने हैं, इनके बारे में और कोई खास विशेषता नहीं है। आनंद सागर झील कहाँ पड़ती है? बांसवाड़ा में। और देलाव सागर झील कहाँ पर पड़ती है? बांसवाड़ा में। ये अपने को ध्यान में रखना है। एक मावठा झील, मावठा झील ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा सका है। ये जयपुर में पड़ती है। मावठा झील जयपुर में पड़ती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। एक मानसागर झील है वो भी कहां पर पड़ती है? जयपुर में। मानसागर जयपुर में पड़ती है। यह सर्वाधिक प्रदूषित झील है राजस्थान में, सर्वाधिक प्रदूषित झील है। तो मावठा झील कहाँ पड़ती है? जयपुर में पड़ती है। और मानसागर झील कहाँ पड़ती है? जयपुर में पड़ती है। और ये सर्वाधिक प्रदूषित झील मानी जाती है। कौन सी झील? मानसागर झील। ये अपने को ध्यान में रखना है। एक मानसरोवर झील है, मानसरोवर ये तो मानसागर हो गई। एक मानसरोवर, मानसरोवर नाम की 2 झीलें हैं राजस्थान में। मानसरोवर, मानसरोवर झील। इस मानसरोवर झील को काडला झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काडला झील, काडला
झील, ये कहाँ पर पड़ती है? झालावाड़ में, ये झालावाड़ में पड़ती है। मानसरोवर, एक मानसरोवर झील और है, मानसरोवर झील, ये सवाई माधोपुर में पड़ती है। ये अपने को ध्यान में रखना है कि मानसागर झील है, ये उदयपुर में पड़ती है, और मानसरोवर है वो सवाई माधोपुर में पड़ती है। और एक मानसरोवर झील है जिसको काडला झील भी कहते हैं, ये झालावाड़ के अंतर्गत पड़ती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। एक रामसागर झील है, रामसागर झील, ये कहां पर पड़ती है? धौलपुर में। रामसागर झील कहां पर पड़ती है? धौलपुर में पड़ती है। एक बंद बारेठ झील है, बंद बारेठ अभ्यारण्य भी एक है, बंद बारेठ झील, ये कहां पर पड़ती है? भरतपुर में पड़ती है, और बंद बारेठ अभ्यारण्य भी है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। और एक रामगढ़ झील, रामगढ़ झील, ये रामगढ़ झील है वो 12 में पड़ती है। रामगढ़ झील कहां पर पड़ती है? 12 में पड़ती है। और ये क्रेटर का उदाहरण है, क्रेटर का उदाहरण है। तो क्रेटर झीलों के अंतर्गत राजस्थान की 3 झीलें आती है, एक तो माउंट आबू वाली आ गई, एक पुष्कर आ गई, और ये एक रामगढ़ झील 12, ये भी किसका उदाहरण है? क्रेटर का उदाहरण है। और इसको जियो हेरिटेज भी माना जाता है, जियो हेरिटेज साइट भी है, ये जियो हेरिटेज साइट भी है। और कनाडा द्वारा एक क्या है कि देश है कनाडा, उसकी एक सोसाइटी, एक संस्था है, उसके द्वारा इसको 200वां क्रेटर घोषित किया गया है। 200वां क्रेटर इसको घोषित किया गया है। किसको घोषित किया गया? रामगढ़ झील को, या फिर रामगढ़ को 200वां क्रेटर घोषित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? कनाडा की एक संस्था है, उसके द्वारा। ये अपने को ध्यान में रखना है। संस्था का नाम का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, किस देश की संस्था ने घोषित किया है, ये अपने का इंपॉर्टेंट है। 200वां क्रेटर घोषित किया है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब और अगर अपन बात करते हैं कि प्रसिद्ध कुएं कौन कौन से? 2 प्रसिद्ध कुएं हैं, कुएं राजस्थान के अंतर्गत। जल के अंतर्गत बातें अपने नदियों ने ले ली, नदियां ले ली, झीलें ले ली, और कुएं भी शामिल कर लेते हैं, तालाब भी शामिल कर लेंगे, और बावड़ियां भी शामिल कर लेंगे, तो ये जल वाला स्रोत है वो लगभग पूरे हो जाएंगे। एक हो जाएगा चंदन नलकूप, 2 फेमस कुएं हैं, चंदन नलकूप, जिसको थार का घड़ा भी कहते हैं, थार का घड़ा भी कहते हैं। ये कहां पर पड़ता है? जैसलमेर में। कहां पर पड़ता है? जैसलमेर में, पोखरण और फलोदी के बीच, पोखरण और फलोदी के बीच में एक 60 किलोमीटर लंबी भूगर्भिक जल पट्टी है, जिसको लाठी सीरीज कहते हैं। और इसके बीचों बीच ये क्या है कि चंदन नलकूप है, इसलिए इसको थार का घड़ा कहते हैं। इसका जल एकदम मीठा है, ये अपने को ध्यान में रखना है। एक दूसरा कुआं और है, दूसरे कुएं का नाम है बटाडू का कुआं, बटाडू का कुआं, ये बायतू में पड़ता है, बायतू बाड़मेर में। और बटाडू के कुएं को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका दूसरा उपनाम क्या है? रेगिस्तान का जल महल। इस कुएं को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से झीलें आ गई अपने पास, और 2 कुएं आ गए, एक चंदन नलकूप और एक बटाडू का कुआं। ब्यातू बाड़मेर में पड़ता है, जिला बाड़मेर है, स्थान ब्यातू है, इसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। और अगर अपन मुख्य बात करते हैं तालाबों की, तो कौन कौन से मुख्य तालाब अपन शामिल कर सकते हैं? आगे अपन बात करते हैं, झीलों के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया। अब नदी के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो नलकूप और कुओं के बारे में पढ़ लिया। अब कुछ मुख्य तालाब भी इसी के अंतर्गत समेट लेते हैं, और बावड़ियाँ भी थोड़ी बहुत है इसी के अंतर्गत समेट लेंगे। तो तालाबों की अगर बात करते हैं, मुख्य तालाब इसके अंतर्गत अपने शामिल कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला नाम आता है पन्नालाल शाह का तालाब। एक हो जाएगा
पन्नालाल शाह तालाब। तो पन्नालाल शाह तालाब खेतड़ी झुंझुनू में पड़ता है, खेतड़ी झुंझुनू जिले के अंतर्गत ये शामिल होता है, पन्नालाल शाह तालाब। एक है सरेरी तालाब, कौन सा तालाब आता है? सरेरी तालाब, सरेरी तालाब। ये मुख्य मुख्य अपने को नाम ही ध्यान में रखने हैं कि सरेरी तालाब कहां पर पड़ता है? सरेरी तालाब पड़ता है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में। एक भीलवाड़ा में, दूसरा एक तालाब और पड़ता है खारी तालाब, खारी तालाब। ये भी कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। अपने को सिर्फ नाम याद रखना है कि पन्नालाल शाह तालाब कहां पड़ता है? खेतड़ी झुंझुनू में पड़ता है। सरेरी तालाब कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। और खारी तालाब कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। एक नवलखा तालाब, नवलखा तालाब, ये कहां पर पड़ता है? बारां में पड़ता है। तो नवलखा तालाब कहां पर पड़ता है? बारां में पड़ता है। अब क्या है कि रणथंभौर एक अभ्यारण्य है स्वाईमाधोपुर में, उसमें 3 तालाब आते हैं। तो वो 3 तालाब अपने एक साथ ले लेते हैं कि कौन कौन से तालाब आते हैं। सूखा, काला और जंगली 3 तालाब आते हैं। सूखा तालाब, काला तालाब और जंगली तालाब, जंगली तालाब। ये तीनों के तीनों किसके अंतर्गत शामिल होते हैं? रणथंभौर, रणथंभौर स्वाईमाधोपुर में। रणथंभौर, ये सूखा, काला और जंगली तालाब लगभग रणथंभौर अभ्यारण्य के अंतर्गत आते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। एक आ जाता है मचकुंड तालाब, मचकुंड तालाब, जिसे तीर्थों का भांजा भी कहते हैं। तीर्थों का मामा तो झील है और तीर्थों का भांजा है वो तालाब है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो मचकुंड तालाब तीर्थों का भांजा भी जिसको कहते हैं। और ये कहां पर पड़ता है? धौलपुर में, धौलपुर में पड़ता है। तो मचकुंड तालाब कहां पर पड़ता है? धौलपुर में पड़ता है। कुछ एक नाम और आ जाते हैं, जैसे सेठानी का जोड़ा, जोड़ा भी तालाब को कहते हैं। सेठानी का जोड़ा, ये चूरू में पड़ता है। सेठानी का जोड़ा कहां पर पड़ता है? चूरू में पड़ता है। एक शुक्र तालाब, शुक्र तालाब, ये कहां पर पड़ता है? नागौर जिले के अंतर्गत पड़ता है। और एक आता है जेत सागर तालाब, जेत सागर तालाब, जेत सागर तालाब, ये कहां पर पड़ता है? बूंदी में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? बूंदी में पड़ता है। तो ये महत्वपूर्ण जो तालाब थे वो कौन कौन से हैं? पन्नालाल शाह तालाब खेतड़ी झुंझुनू में, सरेरी तालाब और खारी तालाब भीलवाड़ा में, नवलखा तालाब बारां में, सूखा तालाब, काला तालाब और जंगली तालाब रणथंभौर स्वाईमाधोपुर में, मचकुंड तालाब तीर्थों का भांजा जिसको कहते हैं ये धौलपुर में पड़ता है, सेठानी का जोड़ा चूरू में पड़ता है, इसको भी तालाब कह सकते हैं, जोड़ा तालाब को ही कहते हैं। शुक्र तालाब किसको, शुक्र तालाब कहाँ पर है? नागौर में। और जेत सागर तालाब कहाँ पर है? बूंदी में। तो ये अपने हो गए मुख्य मुख्य तालाब। अब अगर अपन आगे बात करते हैं बावड़ियों की, सीढ़ीदार जो कुआं होता है उसको बावड़ी कहते हैं। और राजस्थान कुएं, बावड़ी, तालाब मुख्य रूप से पाए जाते हैं क्योंकि ये जल से अभावग्रस्त क्षेत्र है और जल को यहाँ घी की तरह संजोया जाता है और इसीलिए यहाँ जल का बहुत महत्व समझा जाता है। और इसी के मद्देनज़र जल के संरक्षण की भी यहाँ पर कई पद्धतियाँ हैं, जल को बहुत महत्व दिया गया है। तो इसी के अंतर्गत अपने पास शामिल हो जाएगी बावड़ियाँ, बावड़ियाँ। तो बावड़ियों की अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक बावड़ियाँ कौन से जिले में है? सर्वाधिक बावड़ियाँ, तो सर्वाधिक बावड़ियाँ हैं वो बूंदी में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? बूंदी जिले में पाई जाती है। और इसीलिए बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं।
बावड़ियों का शहर। बूंदी में सर्वाधिक बावड़ियां पाई जाती है और इसीलिए बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। तो बूंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बावड़ियां पाई जाती है मुख्य रूप से? बूंदी की अगर बात करें या फिर बूंदी के अंतर्गत बावड़ी शामिल कर लेते हैं भी, कौन कौन सी बावड़ियां उसके अंतर्गत है शामिल होती है। अनारकली की बावड़ी, अनारकली बावड़ी ये भी बूंदी में पड़ती है। दूसरी अपने पास हो जाएगी रानी की बावड़ी, रानी की बाव जिसको कहते हैं। एक रानी की बाव है वो गुजरात में है, रानी की बावड़ी ये भी किस में पड़ती है? बूंदी में। दूसरी और तीसरी एक पड़ती है गुलाब बावड़ी, गुलाब बावड़ी, गुलाब बावड़ी ये भी बूंदी में पड़ती है। और एक अपने पास पड़ती है कदम बावड़ी और अच्छी बावड़ी, कदम बावड़ी भी बूंदी में पड़ती है और अच्छी बावड़ी, अच्छी बावड़ी भी किस में पड़ती है? बूंदी में पड़ती है। तो ये बावड़ियां कहाँ पर है? बूंदी में है। और सर्वाधिक बावड़ियां कहाँ पर पाई जाती है? बूंदी में पाई जाती है और इसीलिए बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण बावड़ियों की बात करते हैं तो हाडी रानी की बावड़ी, हाडी रानी की बावड़ी, ये हाडी रानी की बावड़ी कहां पड़ती है? ये टोडा रायसिंह कस्बा है, टोडा रायसिंह ये टोंक जिले में कस्बा है और वहां पर पाई जाती है हाडी रानी की बावड़ी। और अगर बात करते हैं तो पन्ना मीणा की बावड़ी, पन्ना लाल शाह तालाब है वो तो खेतड़ी झुंझुनू में, और ये पन्ना मीणा की बावड़ी ये कहां पर पड़ती है? जयपुर में। पन्ना मीणा की बावड़ी कहां पर पड़ती है? जयपुर में, आमेर जयपुर में पड़ती है, आमेर में पड़ती है ये, आमेर जयपुर में पड़ती है पन्ना मीणा की बावड़ी। एक लाहनी बावड़ी, दो बावड़ियां पड़ती है, एक लाहनी, लानी बावड़ी, एक दूध बावड़ी। ये एक तो दूध तड़ाई नाम की झील पड़ती है वो तो उदयपुर में पड़ती है, एक दूध बावड़ी पड़ती है वो कहां पर पड़ती है? सिरोही में। और ये लानी बावड़ी है ये भी कहां पर पड़ती है? सिरोही में। ये सर्वाधिक, राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन बावड़ी है, राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीनतम बावड़ी है। तो राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीनतम बावड़ी कौन सी है? लानी बावड़ी है जो सिरोही में पड़ती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। एक नवलखा बावड़ी है, नवलखा बावड़ी, ये नवलखा बावड़ी है वो डूंगरपुर में पड़ती है। कहां पर पड़ती है? डूंगरपुर में, डूंगरपुर में पड़ती है। और एक बावड़ी का नाम और आता है त्रिमुखी बावड़ी, ये उदयपुर में पड़ती है, त्रिमुखी बावड़ी ये उदयपुर में पड़ती है। तो ये मुख्य बावड़ी हो गई। सर्वाधिक बावड़ियां बूंदी में पाई जाती है। बावड़ियों का शहर किसको कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है। अनारकली की बावड़ी, रानी की बावड़ी, गुलाब की बावड़ी, कदम की बावड़ी और अच्छी बावड़ी, ये 5 बावड़ियां ये हो गई। एक हाडी रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह टोंक में पाई जाती है। पन्ना मीणा की बावड़ी जयपुर, आमेर जयपुर में है। और लानी बावड़ी जो राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन बावड़ी है, और दूध बावड़ी ये दोनों सिरोही में है। और नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में है और त्रिमुख बावड़ी उदयपुर में है। तो ये जल संरक्षण से संबंधित जो मुख्य बूंदी थे, जिसके अंतर्गत नदियाँ, झीलें, तालाब, कुएं, बावड़ियाँ, वो सब की सब अपन ने सम्मिलित कर लिया और कौन सी किस जिले के अंतर्गत आती है। और झीलें थी वो महत्वपूर्ण, उसके बारे में विशेषता अपन ने अध्ययन किया। और ये जो नदियाँ और झीलों वाला जो चैप्टर है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके बारे में एक MCQ लेके आएंगे जिसके अंतर्गत नदियाँ, जिसके अंतर्गत झीलों को और जो बावड़ियाँ हैं, कुएं हैं, उनको अपन समेटने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।